रामपुर गांव में रहने वाले सुमन और शक्ति नाम के दो दोस्त हैं। सुमन एक पेट्रोल बंक में काम करता है और शक्ति मजदूरी का काम। हर दिन अपना काम पूरा करने के बाद वे एक जगह बैठकर कुछ देर बातचीत करते हैं। एक दिन की बात है, शक्ति ने महसूस किया कि सुमन बड़ी चिंता में है। क्या हुआ रे, इतना हैरान परेशान क्यों है तू? मेरे मालिक ने मुझ पर शक किया कि मैं पेट्रोल चुरा कर बेच रहा हूँ। फटकार लगाई और नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ऐसा करना गलत तो है ना यार। मुझे अच्छी तरह से जानते हुए भी तू ऐसा सोच रहा है कि मैंने ऐसा किया होगा। तो फिर मालिक ने गलत समझ लिया तो इसका मतलब उसने तुम्हारे सच जाने बिना ऐसा किया? हाँ शक्ति, मेरे मालिक का एक साला है वेंगलप्पा। वो चोरी छिपे पेट्रोल बेच रहा था। मैंने उसे देखा और उसे सवाल करने शुरू कर दिए। इस वजह से उसने मेरे मालिक से उल्टा मेरी ही शिकायत कर डाली। मेरे मालिक ने अपने साले की बात मानकर मुझे डांटा और नौकरी से निकाल दिया। मेरी नौकरी चली गई यार। ऐसा है क्या? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था ना मेरे दोस्त। क्या तुम जानते हो कि मालिक का साला चोरी का पेट्रोल बेचता कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे सबक सिखाना नहीं है क्या उसे? उस हालत में हम उससे सीधे पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा। वो तुम्हारे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे देगा क्या? वो शातिर आदमी है, तुम्हारे मालिक का साला। सुमन और शक्ति दोनों वेंगलप्पा का पीछा करते हैं। वेंगलप्पा पेट्रोल टैंकर को अपने जीजा के पेट्रोल बंक से दूसरे पेट्रोल बंक पर ले जाता है। वहाँ वो कुछ पेट्रोल निकाल देता है और बाकी का पेट्रोल जाकर अपने जीजा के पेट्रोल बंक में भरता है। ये उस वेंगलप्पा का पेट्रोल बंक है सुमन। चलो फिर हम जल्दी से चलकर मालिक को इस बारे में सूचित करें और उन्हें यहाँ लेकर आए। जब वो खुद अपनी आंखों से देखेगा तो पता चल जाएगा कि उसका साला एक चोर है और मुझे अपनी नौकरी वापस मिल जाएगी यार। तुझे लगता है कि तेरा मालिक बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा है? अपना चेहरा तो देख यार। फिर कैसे? मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन हम ये कैसे साबित करें कि वेंगलप्पा चोर है? मैं अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को कैसे धो सकता हूँ यार? हम ठीक से सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, तो फिक्र मत कर। वे उस पेट्रोल पंप से उस वक्त चले जाते हैं। अचानक 2 दिनों तक शक्ति दिखाई नहीं देता और सुमन अकेला महसूस करता है। सुमन आगे क्या करे उसे समझ नहीं आता। वो अपने मालिक के पास जाने और वेंगलप्पा के पेट्रोल बंक के बारे में बात करने की सोचता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने को होता है, देखता है कि शक्ति अंदर आ रहा है। कहाँ था रे शक्ति? कई दिनों से तेरी कोई खबर नहीं। चल सब बताता हूँ। शक्ति सुमन को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ एक बोर्ड होता है, अंडरग्राउंड मैजिकल मनी पेट्रोल बंक। लेकिन सुमन को पेट्रोल का कोई शेड वहाँ नजर नहीं आता, केवल वो बोर्ड ही होता है। आओ सर आओ, पेश है अंडरग्राउंड मैजिकल मनी पेट्रोल बंक। अगर आप यहाँ से पेट्रोल लेते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। एक ये कि है पेट्रोल ये सस्ता, और दूसरा ये कि भाग्यशाली लोगों को पेट्रोल में पैसा मिल सकता है। ये पेट्रोल बंक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक खुला रहता है। शक्ति अनाउंसमेंट करता रहता है। एक ट्रक ड्राइवर जो उस रास्ते से गुजरता है सुनता है और दोनों के पास आता है। उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे वहाँ कोई पेट्रोल बंक शेड नहीं दिख रहा था। अरे भाई, जब हम बोर के लिए कोशिश कर रहे थे तो एक पेट्रोल का कुआं मिल गया। अगर हम सरकार को बताएं तो वो कोई भी पैसा दिए बिना इसे ले लेंगे, इसीलिए रात में पेट्रोल बेच रहे हैं। अपने जान पहचान के लोगों को कम कीमत पर पेट्रोल लेने के लिए तुम यहाँ लेकर आओ। किस्मत अच्छी रही तो पेट्रोल में पैसे भी मिलेंगे। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पेट्रोल में पैसा कैसे मिलेगा? तो आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। ट्रक चालक पेट्रोल के लिए टिन लेकर उनके पास आया। उसे बातचीत में बहकाकर शक्ति ने पेट्रोल के साथ 5 रुपए के सिक्के टिन में डाल दिए। ड्राइवर मान गया। इसी तरह कई लोग आते हैं और पेट्रोल खरीदते हैं। इस तरह उनका वो अंडरग्राउंड मैजिकल मनी पेट्रोल बंक चलने लगता है। ये कैसे हो रहा है शक्ति? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने वेंगलप्पा के पेट्रोल बंक तक एक भूमिगत पाइपलाइन डाली है। अब हम वो पेट्रोल बेच रहे हैं जो उसने चुराया है। तेरे मालिक और वेंगलप्पा में पेट्रोल की कमी को लेकर लड़ाई होगी, तब वेंगलप्पा की हकीकत सामने आएगी। उसकी बात सुनकर सुमन सोचता है कि उसका दोस्त बिल्कुल सही जुगत लगा रहा है। दोनों अंडरग्राउंड मैजिकल मनी पेट्रोल बंक के नाम से पेट्रोल बेचते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, पेट्रोल बंक मालिक और वेंगलप्पा के बीच अविश्वास पैदा हो गया। वेंगलप्पा ने घबराहट में अपने पेट्रोल में मिलावट और पेट्रोल को अलग से बेचने की बात स्वीकार कर ली।
उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। फिर मालिक ने सुमन को बुला लिया और उसे माफी मांगकर वापस नौकरी पर लगा लिया। कहानी का नाम है बांस के गणेश जी। 25 वर्षीय एक युवक सुदर्शन नूतनपुर गांव में रहता था। वो गणेश की मूर्तियां बनाकर उन्हें बेचता था। उसने अपने पिता को खो दिया था और उसकी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी रहती थी। वो बोल तो सकती थी, लेकिन अपना शरीर हिलाने से माजूर थी। एक दिन की बात है। माँ, गणेश उत्सव निकट है और मैं गणेश प्रतिमाएं बनाने में लगा हूँ। जैसे ही पैसे मिलेंगे तुम्हें एक बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना, बस अपने काम पर ध्यान देना। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई सहारा नहीं है ना? हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी काशी नाम का एक व्यक्ति आता है। वो उस गांव के सरपंच जगन राम का नौकर था। काशी सुदर्शन को बताता है कि गांव का सरपंच उसे बुला रहा है। सुदर्शन अपनी माँ से विदा लेता है और गांव के सरपंच की कोठी पर आता है। सुदर्शन, तुम तो जानते ही हो कि हमारा गांव कोरोना महामारी से पीड़ित है, तो क्या गणेश उत्सव करना जरूरी है? बोलो। सरपंच जी, किसी भी मुसीबत से हमें भगवान ही तो उबारते हैं। देवताओं के देव गणेश जी, उन्हें सब कुछ पता है। अगर हम उत्सव नहीं मनाते तो वे नाराज हो जाएंगे। सारा पर्यावरण पहले से ही प्रदूषित है। तुम लोग रसायनों और रंगों का उपयोग करते हो जो पृथ्वी, जल और वायु में मिल जाता है। ऐसा करने से सब खराब हो रहा है। मालिक, यही मेरी रोजी रोटी है। अगर मुझे मेरे काम से रोका जाएगा तो मुझे बताइए कि मैं कैसे जीवित रह सकूंगा। बिस्तर पर पड़ी अपनी माँ की देखभाल कैसे करूंगा? सरपंच जगन राम सुदर्शन के अनुरोध के बारे में सोचने लगा। सुदर्शन असमंजस में था कि सरपंच हाँ कहेगा या ना। वो मनी मन सोचता है कि अगर सरपंच ना कहता है तो वो कैसे इस बार आमदनी का जरिया बनाएगा। अच्छी तरह सोचने के बाद सरपंच एक नतीजे पर पहुंच गया और उसने सुदर्शन से कहा, हम गणेश उत्सव जरूर मनाएंगे, लेकिन सुदर्शन, तुम गणेश की ऐसी मूर्तियां तैयार करो जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान न हो। सरपंच की सलाह से सुदर्शन प्रसन्न होता है। वो अपने घर लौटता है और गंभीरता से इसके बारे में सोचने लगता है। अंत में वो गणेश की मूर्तियों को बांस से बनाकर बेचने का निर्णय लेता है। वो एक तेज धार चाकू लेता है और जंगल में जाता है और बांस काट के लाता है। फिर वो दिन रात लगातार काम करता है और बांस के गणेश तैयार करता है। बांस की गणेश मूर्तियों के बारे में पता चलने पर आसपास के गांव के लोग सुदर्शन के पास आते हैं और बांस की गणेश प्रतिमाएं खरीदते हैं। सुदर्शन को अच्छा व्यवसाय मिलता है और उसकी अच्छी कमाई होती है। कुछ दिनों में गणेश उत्सव आ गया। गांव में गणेश प्रतिमा स्थापित हुई। सबसे पहले सरपंच ने पूजा की और भगवान को नारियल और प्रसाद चढ़ाया। हे देवताओं के नेता गणेश, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने आप पर विश्वास किया और इस विश्वास के साथ आपकी पूजा की कि आप हमें सभी कठिनाइयों से दूर रखेंगे। सरपंच पूजा के बाद वहां से चले गए। सभी ग्रामीण बांस से बने गणेश की पूजा करते हैं। कुछ दिनों के बाद बरसात के मौसम में चक्रवात के कारण 2-3 दिनों तक भारी बारिश होती है। क्योंकि उनका गांव नूतनपुर निचले इलाके में था, इसलिए बाढ़ के आने की आशंका थी और सभी गांव वाले डर के साए में अपने दिन काट रहे थे। तभी एक दिन सुंदर नाम का एक व्यक्ति गांव के बीचों बीच खड़ा होकर एक घोषणा करता है। हमारे गांव के सरपंच ने सभी से सावधान रहने का अनुरोध किया है। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण हमारे गांव में बाढ़ और पानी भर जाने की आशंका है। सभी को सलाह दी जाती है कि सावधान रहें। घोषणा के बाद सभी ग्रामीण सावधानी पूर्वक अपने घरों में रहते हुए भगवान गणेश की आराधना करते रहे। आखिर गांव पर बाढ़ का हमला होता है और कई लोग इसमें बह भी जाते हैं। तब अचानक गांव में स्थापित बांस गणेश असली गणेश में बदल गए। भगवान गणेश अपनी शक्ति से वर्षा को रोकते हैं और
बाढ़ का खतरा दूर हो जाता है। सभी भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।